नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना पूरा हो चुका है। उसको लेकर के देश में कई तरीके की आवाजें उठ रही हैं, कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि देश की जनता या विपक्ष किसी का भी सवाल पसंद नहीं आ रहा है सरकार को। अपने अपने तरह से उन सवालों को खत्म करने, दबाने, रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये सवाल जो है वो सीमाएं लांघ गए हैं, समुद्र पार कर चुके हैं। और समुद्र पार जा करके भारत का बस कितना चलता है ये हम सब जानते हैं। एक बहुत छोटी सी क्लिप है उस सवाल की। जरा मैं चाहता हूं कि दर्शक पहले वो सवाल सुन लें, फिर हम आपके पास आते हैं। जरा वो सवाल सुनवाइए। That murdered those 26 tourists. I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. ये वो सवाल हैं। बहुत छोटा सा एक क्लिप है, लेकिन इस क्लिप में सवाल साफ तौर पे सुनाई दे रहा है। जयशंकर से ये पूछा जा रहा है, जो विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने ये दावा किया था, जिन्होंने ये बयान दिया था कि आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना, माफ कीजिएगा, जो कार्रवाई हुई आतंकी ठिकानों पर, उसके पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी। ये वही जयशंकर साहब हैं। उनसे पूछा गया है कि क्या पहलगाम में जो आतंकी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर जयशंकर साहब का ये जवाब है। हेमंत सर। राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज उस घटना को बिल्कुल ठीक बात है, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी, नरसंहार जो हुआ था पहलगाम के, तो उसको पूरा 1 महीना हो गया है। और उसके बाद भी जितने भी देश के अंदर विदेश के अंदर जो भी सारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की सांसद भेज करके, वैसे उसके बावजूद भी जो मूल सवाल है वो देखिए कहाँ पूछा गया जयशंकर से, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सवाल पूछने का मौका मिलता नहीं आपको। तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर अपने क्या नाम है जयशंकर जी गए हुए थे नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड का जो वहां का जो डच पब्लिक ब्रॉडकास्टर है एनओएस, वहां पर जो इनका इंटरव्यू हुआ उसमें ये सवाल पूछा गया पहली बार कि साहब वो जो आतंकी थे नरसंहार के जो दोषी थे उनका क्या हुआ। तो उसका जवाब देखिए क्या है। आई थिंक वी हैव आइडेंटिफाइड देम, देयर वर पिक्चर्स, दैट्स ऑल। ये जवाब है। और उसके बावजूद क्या भाषणबाजी हो रही है, क्या देश में हो रहा है। किसी के नसों में खून नहीं बह रहा, किसी के में संदूक बह रहा है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मार देंगे, और जब सेना घुस के मार रही थी तो सीज फायर कर देंगे। कोई सवाल पूछेगा तो उसकी ट्रोलिंग कर देंगे। कोई और ज्यादा कोई फेसबुक पे लिखेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। कोई गीत बनाएगा, लोग गाए, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर देंगे। कार्टूनिस्ट के खिलाफ पर्चा दर्ज कर देंगे। ये सारा नैरेटिव है। और ये वैसे नहीं है। इसी इंटरव्यू के अंदर आप देखेंगे तो देखिए, एक तरफ ये इंटरव्यू चल रहा था डच ब्रॉडकास्टिंग पर कि हमारी जो बातचीत थी हम दोनों के बीच की थी सीज फायर को लेकर के, भारत और पाकिस्तान के बीच। और जयशंकर ने कहा कि हमारी शर्त ये थी कि पहले वो आए, पहले वो बात करें, उनका जनरल बात करे, तब बात होगी। तो फिर उनसे सवाल पूछ ले कि आपसे तो जेडी वेंस और इनसे, उन्होंने कहा हाँ नहीं, जेडी वेंस ने बात की थी प्रधानमंत्री जी से, और रूबियो ने मुझसे बात की थी, और पश्चिम एशिया के तमाम देशों ने हमसे बात की थी। लेकिन ये जो सीज फायर का फैसला था ये भारत और पाकिस्तान के बीच के हुआ। लेकिन फिर ये बताना भूल गए जयशंकर कि जब दोनों के बीच का वो फैसला था तो फिर अपने ट्रंप ने उनसे पहले कैसे घोषणा कर दी सीज फायर की 5:33 पे 10 तारीख को। उसके बाद रूबियो ने कर दी, और पाकिस्तान ने उसके बाद की, भारत आखिर में की। तो फिर जब अगर रूस अमेरिका उसके अंदर था ही नहीं तो उन्होंने कैसे घोषणा कर दी आपके सीज फायर की। तो ये सारे का सारा एक खास तरीके का नैरेटिव। और उसमें फिर ये कहा जयशंकर ने कि ऑपरेशन इसलिए खत्म नहीं हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, कि अगर मान लीजिए आतंकी अगर पाकिस्तान में दोबारा हमला करते हैं हमारी तरफ, तो हम दोबारा उन पे अंदर घुस करके फिर हमला करेंगे। जो पिछले नरसंहार था उसके चारों आतंकी कहाँ हैं, ये देश ये सवाल पूछ रहा है। वो आतंकी वहां तक पहुंचे कैसे, 1 महीने के बाद भी इसका जवाब नहीं है। वो आतंकी वहां पर पहुंचे, वह सुरक्षा कहाँ थी, खुफिया कहाँ थे, जो सीज फायर की परिस्थितियों में हुआ था, किसके कहने से हुआ था। ये सारे सवालों के जवाब आज भी नहीं दिए गए हैं। और बेसिकली क्या है कि किसी भी तरीके से इस नैरेटिव को पैडल करो और साइड हो जाओ कि मूल सवालों पर देश लौट ना पाए। और जो भी कोई विपक्ष का नेता पूछे उसको मीर जाफर बता दो, उसको कुछ और बता दो। कोई जर्नलिस्ट पूछे, कोई लेखक, बुद्धिजीवी, कोई भी पूछे, सबका इलाज कर दो। कार्टून, पर्चे, मुकदमे, क्रिमिनल केसेस घूमता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, कौन पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें ये कब की जाती है, ये सवाल भी मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये जब मूल सवालों पर ना कभी लौटते हैं, और जब कोई सवाल पूछता है तो उसको देशद्रोही घोषित करते हैं। ये पुरानी टेस्टेड और ट्राई टेक्निक है, उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। जिस समय
हमारे डेलीगेशन विदेशों में जा रहे हैं, सांसदों के 2 डेलीगेशन चले गए, एक आज गया है, 7 डेलीगेशन टोटल जाने हैं। और उन देशों के अंदर आपके जाने से पहले जिस तरह की खबरें छप रही, अमेरिका के अंदर जिस तरह की खबरें छप रही, यूरोप के अंदर इसी ऑपरेशन को लेकर के, यहाँ की सफलताओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर, खुफिया जानकारियों को लेकर के, भारत के मीडिया को लेकर के, तो किस अच्छा और जो क्या नाम है अपने माइनॉरिटीज को लेकर के जो व्यवहार चल रहा है, उन सारी बातों को लेकर के इनके जाने से पहले ही वहां लगातार कष्ट बढ़ रहे हैं, सवाल बढ़ रहे हैं। जवाब कितनों के दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, कौन इनसे मिलेगा, किसको क्या करेंगे, लेकिन ओवरऑल भारत की जो स्टैंडिंग थी वो काफी वीक फुटिंग पर तमाम कारणों के चलते ऑलरेडी आ गई है। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। सर, डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है, सवाल की बात हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का राग तो अलग है। प्रधानमंत्री जी तो अलग बात कह रहे हैं। वो तो आज राजस्थान पहुंचे, वहां उन्होंने ये दावा किया है कि जैसा उन्होंने कहा था कि कल्पना से परे सजा देंगे, उनकी सोच से परे सजा देंगे, तो वो देश की सेना के शौर्य और पराक्रम की से वो जो है वो कार्रवाई कर दी गई है। इससे भी आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी एक बात कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई उनके शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। सुनवा देता हूं दर्शकों को जो बात वो कह रहे हैं, जरा सुनवाइए दर्शकों को हमारे। लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है। राम प्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं जो करने में वो माहिर है। अगर आपको ध्यान होगा, बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी पहला उनका जो दौरा था वो राजस्थान के अंदर ही था, और उस समय भी वो वोट मांगने गए हुए थे। आज वोट मांगने का समय नहीं था, आज तमाम स्टेशनों को लेकर के उसको था। उसके बावजूद कभी वो बालाकोट के नाम पर वोट मांगते थे, आज वो सिंदूर के नाम पर वोट मतलब माहौल बनाने में लगे हुए। बेसिकली एक बात समझनी पड़ेगी, आज उन्होंने क्या कहा, उनकी स्टोरी की लीड देखिए आपके। हमारी सेना पाक को घुटनों पर ले आई, तो ये तो हम सब कह ही रहे हैं कि सेना घुटनों पर ले आई। फिर सीज फायर कैसे हुआ, किसके कहने से हुआ, क्यों हुआ, उसकी शर्तें क्या थी, ट्रंप ने कश्मीर का नाम कैसे ले दिया, ट्रंप ने ये कैसे कह दिया कि तीसरे देश में बातचीत होगी। और आज फिर जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कल रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर कह दिया कि तीसरी वेन्यू पर बात होने की संभावना है, इट कैन बी यूएई और दुबई, क्योंकि दोनों देश इसमें सहमत हो गए। और हमारी तरफ से कोई इसमें बयान नहीं है। हमारी तरफ से क्या है, ब्रावडो, जो हमारा जिस तरीके का मोदी 56 इंची के साथ वो करते हैं, आज 40 मिनटों में फिर भाषण दे रहा है। और भाषण किस बात पर है, भारतीयों की जान से खेलने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। आज 1 महीना हो गया जिन्होंने भारतीयों की जान पर आके हमला किया था 26 लोगों की, कहाँ है प्रधानमंत्री, जवाब दे दीजिए। भाषण देना तो बहुत आसान है, लेकिन वहां पर हकीकत में वो लोग आज तक क्यों नहीं पकड़े गए, पहले वो वहां तक पहुंचे कैसे, वहां सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, और हमला हो भी गया, नरसंहार हो भी गया, उसके बाद 1 महीने तक वो आपकी पकड़ से बाहर क्यों है, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी दे दीजिए एक बार। आप तो आपका सुरक्षा तंत्र बहुत मजबूत हो गया, 11 साल से 56 इंची प्रधानमंत्री, अब तो खुफिया तंत्र भी सारा मजबूत हो गया, उसके बावजूद इन सवालों के जवाब कहाँ है, और किन हालात में आपने जो सीज फायर किया उसका जवाब दे दीजिए। ट्रंप ने कैसे घोषणा कर दी उसकी पहले, यहाँ पर इस तरह की चीज 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने गए हुए थे, झंडियां दिखा रहे, सारी बात हो रही, और वहां पर नल बेस पे उतरे थे, तो बीकानेर में जो नल बेस है वहीं पे उतरे थे एयरफोर्स का। यहाँ पे भी आपको ध्यान होगा पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, हमारी एयर डिफेंस ने उसको वो कर दिया था। उसके बाद फिर जिस तरीके से भारत ने उसी एरिया के अंदर जो पाकिस्तान का वो था उसको तबाह किया, एयरबेस को। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब सेना इतना शानदार काम कर रही थी, जो उसको टास्क दिया गया था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं। पहले 9 के 9 टेरर स्ट्राइक्स बहुत शानदार प्रेसिजन स्ट्राइक की। उसके बाद जब 10 तारीख को इनकी हरकतें बढ़ी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बढ़ी, तो उनके तमाम एयरबेसेस को ध्वस्त कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, रडार प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। तो ऐसी क्या आफत आई थी कि जेडी वेंस ने रात को फोन किया था, आपको ध्यान होगा 9:30 बजे 9 तारीख की, और उसकी घटना, कुछ भी कहते रहे जयशंकर, प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहे, हकीकत क्या है, 9:30 बजे जेडी वेंस ने फोन किया, तो मोदी जी से बात की रात को, 9 तारीख की रात को, और 11:30 बजे बीजेपी के हैंडल पर आप अब भी देख लीजिए, वो वीडियो रिकॉर्ड अवेलेबल है, 31 सेकंड की वीडियो, जिसमें मोदी जी इज ए मैन ऑन मिशन, आतंक को कुचल रहे हैं, सबको नरक पहुंचा के मानेंगे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को डिमीन किया गया उनके कार्यकाल के आतंकी हमले दिखाकर। अब आप कह दीजिए कि अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं था, कह दीजिए ना, प्रधानमंत्री कहें ये बात। भाई वहां का राष्ट्रपति आज रात को भी, जो कल की रात गई है, अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने क्या बात की कि मैंने ट्रेड के लिए वार रुकवा दिया, कहा कि नहीं कहा? 8वीं बार ये टिप्पणी आई है राष्ट्रपति ट्रंप।
आज तक प्रधानमंत्री जी ने उनका कोई जवाब दिया है क्या? माई फ्रेंड मोदी, माई फ्रेंड डोनाल्ड। इसके अलावा जो असली सवाल है कि ट्रंप दावे पे दावे करते जा रहे हैं और आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे, और विदेश मंत्री विदेश में जाकर के ये कह रहे हैं कि नहीं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। तो जेडी वेंस क्या कर रहे थे फिर? रूबियो क्या कर रहे थे? उन्होंने आप भाई, मेरी और आपकी बातचीत हो रही है, तीसरा व्यक्ति वो फैसला हमारा कोई तीसरा व्यक्ति डिक्लेयर करेगा क्या? और कश्मीर को लेकर के फिर जिस तरीके से ट्रंप ने राग अलापा, तीसरे देश को लेकर के जो राग अलापा, और भारत सरकार फिर वही 2 दिन बाद उनको होश आ के अच्छा इसका भी जवाब देना है, तो फिर कहा कि नहीं, टेरर पे बात करेंगे और पीओके पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते ये सारी बातें? सवाल जवाब क्यों नहीं करते? भाई प्रधानमंत्री तो मोनोलॉग के चैंपियन है, भाषण दे रहे हैं तो इन बातों को भी शामिल कर ले। खून, मेरी नसों में खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है, तो सिंदूर के नाम पर माहौल बना रहे हैं आप। ये आपकी नैतिकता है, ये आपकी मानवीयता है। और एक जो जयशंकर ने सबसे खराब बात वहां पर जो कही, वहां पे जब उसके दौरान क्या बोलते हैं अपने, जो इंटरव्यू दिया उन्होंने डच चैनल को, उन्होंने नीदरलैंड, डच और नीदरलैंड और वो सारी वो एक ही चीज है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम जो है बेसिकली पाकिस्तान का जो भी मसला था वो चाइना, इसमें अमेरिका का रोल ही उन्होंने रूल आउट कर दिया कंप्लीटली। तो विदेश में जाकर के झूठ बोल रहे हैं, और अमेरिकन राष्ट्रपति घूम घूम के सारी जगह वही दावे कर रहे हैं। कभी कतर में कर देते हैं, कभी यूएई में कर देते हैं, कभी व्हाइट हाउस में कर देते हैं, कभी किसी फॉरेन डिग्निटरी के सामने कर देते हैं। और हमारे वाले ये बात नहीं करे कि कौन से व्यापार के लिए सीज फायर हुआ है, वो कह रहे ना कि मैंने ट्रेड के लिए कर दिया। आज फिर उन्होंने, ट्रंप ने क्या कहा, पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं फिर भारत का नाम लेते हैं। तो इंडिया को बिलिटिल क्यों कर रहे हैं ट्रंप? और क्या आपके पास उसका कोई इफेक्टिव नैरेटिव नहीं है क्या जवाब देने का? जब इंदिरा गांधी का आपको ध्यान होगा 1971 में निक्सन ने जब धमकी दी तो इंदिरा गांधी ने उनका फोन पे आने से इनकार कर दिया था, और जो किया वो सारी दुनिया ने देख लिया, उनकी चिट्ठी का जवाब दिया फिर कायदे से। लेकिन यहां तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। वो उधर वो दावे कर रहे हैं, यहाँ कोई भी दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने वो जो 56 इंची कमांडो फोटो जारी करके एयरफोर्स के पायलट के तौर पे, कभी कमांडो के तौर पर, प्रधानमंत्री का काम फोटो शूट ही रह गया। पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। कोई सवाल पूछ ले, आज की तारीख में राम प्रकाश जी, जब ये हमले के आतंकी 1 महीने के बाद भी नहीं पकड़े गए, तो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नंबर 1 आतंक, नंबर 2 पाकिस्तान। और ये शत्रुता किससे निभा रहे हैं? विपक्ष से, राहुल गांधी से, लेखकों से, बुद्धिजीवियों से, भजन गायकों से, कोई कार्टूनिस्ट से। जो सवाल पूछ ले उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, किसी एक बहाने से, किसी दूसरे बहाने से। तो इन सब चीजों से क्या जो आपका नैरेटिव जो आपने बनाने की सोची थी वो नहीं बन पाया, तो उसका दंड भी आम आदमी भुगतेगा क्या? जवाब दे दीजिए ना, कहां समस्या है? 1 महीने बाद आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए, इसका जवाब दे दीजिए। देश जानना चाहता है, बताइए आप। बिल्कुल। सर एक और चीज देखी जा रही है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जयशंकर की, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, सर यूक्रेन हो, फ्रांस हो, इवन अब दक्षिण अफ्रीका, इन सब ने जो है कहीं ना कहीं ट्रंप को खरी खरी सुनाई है। जब भी कह रहे हैं भाई ट्रंप से अमेरिका, साफ दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि भाई हमारे पास आपको देने के लिए विमान नहीं है, ट्रंप को औकात दिखा दी कह करके ये बात। और दूसरी तरफ हमारा देश है, ट्रंप जो है लगातार सीज फायर का दावा ठोके चले जा रहे हैं। कब बोलेंगे मोदी जी? और वो भी तब जब भाई मोदी जी तो बोलने के लिए जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम कर वो बोलते हैं, राजस्थान में जाकर बोले। ट्रंप साहब की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर कहां कहीं दिक्कत है, डर है? भाई अब तो मान लीजिए व्यापार की जहां तक बात थी, समझौता तो कर ही रहे हैं ना व्यापार का। आप समझौता आप करते रहिए, उन्होंने तो घोषणा भी कर दी। समझौते की कोशिश तो आप कर रहे हैं ना, कि कभी आपका वाणिज्य मंत्री जाता है, कभी कोई जाता है, कभी आपके ऑफिसर्स जाते हैं, कभी उनके ऑफिसर आते हैं। उस भाई ने तो घोषणा ही कर दी कि भारत जो है तैयार हो गया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0 टैरिफ के लिए। एक बार नहीं, कम से कम 4 बार घोषणा कर चुके हैं। और आपकी तरफ से कोई रिबटल आया क्या किस तरीके का? अपने किसी फॉरेन मिनिस्ट्री से आया हो, प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हो, किसी कॉमर्स मिनिस्ट्री से आया हो? जवाब है ना। देखिए, ट्रंप का एक खास तरीके का लहजा है आर्म ट्विस्टिंग करने का। उसका सबसे जो बेसिक हथियार है वो है जो बड़बोलापन का, लाउड माउथ जिसको आप कहते हैं। उसके बाद वो एग्रेसिव होकर के, और वन वे कम्युनिकेशन, जो मर्जी आए किसी के बारे में दावा कर दो, अगला मना करता रहे। तो उसको डील करने का वो तरीका है जो आज अफ्रीकन राष्ट्रपति ने किया रात को। उन्होंने कहा कि सारी बातें सुनी, और ऑल ऑफ ए सडन जब इन्होंने कहा कि लाइट बंद कर दीजिए, ये वीडियो दिखाने लगे, तो उसने कहा कि हमारे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं है कतर की तरह। तो ये आदमी फिर भी नहीं शर्माया।
तो ये उसने फिर भी ट्रंप ने उनको कहा कि काश आपके पास होता। आप शर्मनिरपेक्षता की हद देखिए उस आदमी। लेकिन उसको वहीं उसी के ओवल ऑफिस के अंदर किस किसने आईना दिखाया ये भी मत भूलिए रामप्रकाश। उसको सबसे पहले हारे हुए जेलेंस्की, उसको और जेडी वेंस दोनों को एक साथ औकात दिखाई। कनाडा के पहले प्रधानमंत्री थे उस ट्रूडो, और उसके बाद जो नए प्रधानमंत्री बने, दोनों ने किस तरीके से कनाडा को 51वां स्टेट बनाने के मामले में क्या आईना दिखाया इनको। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वन ऑफ देयर ओल्डेस्ट जो एलाई है, सबसे जो भरोसे का, उनके साथ इनकी गर्मागर्मी हुई। लेकिन जो सामने जवाब दे देगा उसी को आप समझ लीजिए फिर ये पीछे दुबक जाते हैं। लेकिन मोदी को तो जब इन्होंने बुलाया वहां पर 12-13 फरवरी को, तो खुद ट्रंप ने ये कहा कि मैंने मोदी को पहले बता दिया था कि ट्रेड के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो इसका मतलब मोनोलॉग के लिए बुलाया था क्या मोदी जी को? भारत का प्रधानमंत्री थे ना खाली, और मोदी जी ने उसका कोई काउंटर नहीं किया, आज तक भी नहीं किया। और जब अडानी का सवाल आया फिर तो सारे देश ने देख ही लिया और सबको पता भी लग गया कि पानी कहां मर रहा है, पानी दिक्कत कहां पर है। तो बेसिकली क्या है कि स्टेज पर भाषण देना, एक तरफा संवाद करना, मन की बात करना और सारे करना, लेकिन जब किसी फॉरेन डिग्निटरीज के सामने आप पढ़ते हो तो आपका क्या रुख रहता है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है। देखिए, जफ्फी पा लेना, गले मिल लेना, ये सब ऑप्टिक्स नई चीज है, ये एकदम अलग चीज है। आपको सैकड़ों फोटो मिल जाएंगे मोदी के रंग बिरंगी पोशाकों में वर्ल्ड लीडर्स के साथ, ये लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब इस बार दिखा जब पाकिस्तान के साथ हमारा ये तनाव हुआ। G20 में आपने कितने हजार करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए यहाँ पर एक इवेंट के लिए 2 दिन। G20 का कोई एक देश आपके साथ खड़ा हुआ तो बता दीजिए आप। G7 का बता दीजिए, सार्क तो पहले ही निपट चुका है। UN का कोई देश आपके साथ खड़ा हुआ हो? वर्ल्ड की कोई ग्रुपिंग, क्वाड में तो आप हो, क्वाड के तो आप सदस्य हो, ब्रिक्स के भी आप सदस्य हो, कौन साथ है आपके? और जिस तालिबान जिसके साथ आपके डिप्लोमेटिक वो भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, तो उसको कह रहे थे परसों, धन्यवाद कर रहे थे जयशंकर के, फोन आया, ये सारी बात हुई। उसी तालिबान ने आज पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के अफगानिस्तान से भी रोड बनाने की एग्रीमेंट पे साइन कर दिए। तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? इजराइल। इजराइल का नाम आते ही सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ की कंट्रीज, वो सारे आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आप खड़े कहां हो मोदी जी, ये तो बता दीजिए। आप बीकानेर में खड़े होकर के जनता के बीच में दाड़ सकते हैं, लेकिन जब देश के मुद्दों की बात आई, आपने विदेश नीति की ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स के ऊपर 11 साल में कितने हजार करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। उसका आउटकम का एक पहला एसिड टेस्ट आया था अब 7 से 10 तारीख के बीच में। 7 तारीख तक पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ खड़ी थी। 7 तारीख के खिलाफ, 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक भारत के पक्ष में बिना शर्त कौन लोग आए? केवल एक इजराइल ने बयान दिया, उसने भी ये इच्छा जताई कि डीएस्केलेट करना चाहिए। तो डीएस्केलेशन की तो सारे ही कह रहे थे, आपके साथ। तो ये जो खोखलापन था ना मोदी जी के बड़बोलेपन का, जो इस देश के मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया था कि पूरी दुनिया में डंका बज गया, उस डंके का अब पता लग रहा है कि कहां डंका बजा था। वो डंका केवल भारत के डॉगी चैनलों में बजा था। भारत के जो 82 करोड़ लोग जो बेचारे अपने 5 किलो अनाज पे जी रहे, उनको फुसलाने के लिए वो डंका बजा था। हकीकत क्या है वो इस भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दिख गया, और आपको रहस्यमय हालात में ओवर 2 आवर्स, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स, ऑल ऑफ ए सडन आपको संघर्ष विराम की घोषणा करनी पड़ी, वो भी अमेरिका के बाद, पाकिस्तान के बाद। और जयशंकर क्या कह रहे हैं वहां पे बैठ के नीदरलैंड में, कि हमने शर्त लगाई थी उनको कि पहले पाकिस्तान का जनरल हमारे जनरल से बात करे। उसके बाद दोनों जनरलों ने सलामी इशारा करके ये किया। तो उसकी शर्तें क्या थी जरा वो बता दीजिए देश को। ट्रंप ने कैसे घोषणा कर दी पहले, इसका जवाब दे दे जयशंकर या मोदी जी। आप राजस्थान के घूम के, बिहार में घूम करके, देश में घूम घूम के, एक तरफा भाषण है, आप प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते रहे। असली बात तो है सवालों के जवाब कौन देगा? सवालों के जवाब नहीं है राम प्रकाश जी। एक और चीज इंटरेस्टिंग हो रही थी, इंटरेस्टिंग तो हालांकि बहुत दयनीय है ये चीजें। लगातार ये खबर चल रही थी जब पहलगाम हुआ, उसके बाद से कभी किसी का जो है एक्स अकाउंट हैंडल बंद किया जा रहा था, किसी का फेसबुक बैन किया जा रहा था, किसी का यूट्यूब बैन किया जा रहा था। कभी खबर मीडिया चलाता था कि पाकिस्तान के फलाने मंत्री का यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड। ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान खत्म हो गया। ये यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड होते ही पाकिस्तान बर्बाद, खत्म। एक्स अकाउंट, रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, भारत में बैन कर दिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो भूखों मर जाएगा, उस तरीके के से खबर चलाई जा रही थी। अब भारत के अंदर भी ये कहानी शुरू हुई है सर। जयपुर में आज प्रधानमंत्री को राजस्थान का दौरा करना था, कल से जो है वो जयपुर के अंदर मिठाई की दुकानों से पाक शब्द हटाया जा रहा था। तो बहुत सारी मिठाइयां हैं जिसमें पाक
शब्द का इस्तेमाल होता है, उनकी जगह श्री इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या इससे भारत में जो 26 जाने गई थी वो वापस पुनर्जीवित हो जाएंगे? जो विमान आपके गिरी हुई मीडिया ने रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने, वो सारे विमान सही हो जाएंगे, वापस अपनी सही अवस्था में आ जाएंगे, देश पहले के तरीके से चलने लग जाएगा? क्या हो जाएगा सर ये बदलने से? और साथ में एक चीज और, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गर्म सिंदूर बह रहा है लहू की जगह पे, सर वो चीन और ट्रंप साहब का नाम आते ही ठंडा क्यों हो जाता है? वो गर्मी तो बरकरार रहनी चाहिए। राम प्रकाश जी, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस देश की जनता को 11 साल में तमाशेबाज बना दिए गए। तमाशबीन जनता और तमाशेबाज राजा। आप मुझे एक बात बताइए, पाक का मतलब क्या होता है? पाक का मतलब तो पवित्र होता है। गाजर पाक के अंदर भी लिखा होता है गाजर पाक। मोती पाक भी हमारी मिठाई है, उसके जो है तमाम ऐसी मिठाइयां हैं, गोंद पाक है, मैसूर पाक है, तमाम ऐसी है। उन सब के ऊपर श्री लिख करके, और ये कब किया जा रहा है? जब आज मोदी जी को जाना था, ये कार्रवाई कल की है। इसको एक खास तरह का इकोसिस्टम पहले इस तरह की स्टोरीज को चलवाता है, प्लांट करवाता है, और फिर देश का, आप देखिएगा नेशनल मीडिया ने एक खबर उठाई कि मिठाइयों से पाक शब्द आप हटा दीजिए, पाक उनको क्या फर्क पड़ रहा है? ये फजूल का जो नैरेटिव जिसको बनाने की बात आप कहते हैं ना, उसी के पारंगत है ये सारे के सारे लोग, ताकि बात सवालों पर ना आए, सवालों को डिफ्लेक्ट किया जा सके। केवल और केवल मंशा वो रहती है। उसी आर्ट को इन्होंने चैंपियन किया है पिछले 11 साल के अंदर मोदी जी के रिजीम में, उनके नेतृत्व में। पहली बात। दूसरी बात, जो भगत मंडली है उनको कोई ना कोई टास्क मिला लेना चाहिए। वो कोई एक जरा इसमें टीवी पे चलवाएगा, उसके बाद 100 लोग उसको ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे और लिखेंगे बदला ले लिया। ऐसे ही बदले लिए जाते हैं। आपने कहा चाइना के साथ, चाइना की छोड़िए, चाइना के साथ, चाइना को तो आपने, जयशंकर ने क्या कहा था कि हमसे बड़ी इकोनॉमी है, आप क्या चाहते हैं मैं उनसे पंगा ले लूं? ये आपका विदेश मंत्री है। अगर ये बात जयशंकर के अलावा किसी और ने कही होती तो मीडिया उसका क्या हाल करता, सोच के देखिए आप। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपने पद पे बैठा हुआ है। अगर चाइना आपसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो फिर तो आपको चाइना बॉर्डर पे फौजी लगानी चाहिए, फिर क्योंकि पंगा तो आप लेंगे नहीं। इस तरह का कुतर्क, और किसी ने कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कहीं मीडिया के अंदर कोई बहस नहीं। इन्हीं का व्यक्ति, इन्हीं का मंत्री कर्नल सोफिया को क्या कहा, आतंकियों की बहन। क्या तो उसका बिगड़ गया, आज भी पद पे बैठा हुआ है। पूरे देश की सेना को कह दिया, देश की जनता और सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। वो आदमी आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर है। इन लोगों का जो कुछ ये कहते हैं, असल में जो ग्रास रूट में मतलब है उसका जस्ट दूसरा है। क्या डिप्टी सीएम को हटा दिया है? क्या मंत्री को हटा दिया है? क्या मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ क्या क्या मुकदमे दर्ज करके 4 दिन 3 दिन अंदर भी रहे है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दे दी, फेसबुक पोस्ट तक भी नहीं लग सकते, वो पता है आपको? उस मुद्दे पर बातचीत भी नहीं कर सकते। ऐसी कोई शर्त किसी और के ऊपर लगी है क्या आज तक? तो पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया गया है, और बहुत सारे जो डेमोक्रेसी के जितने इंस्टीट्यूशंस थे वो 95% तक इसका पार्ट बन चुके हैं। 2-4 जजेस, 5-7 जजेस बचे हुए हैं जिनसे अब भी आप न्याय की उम्मीद कर सकते हो, वरना जो ये चाहते थे उस दिशा में ये लोग बढ़ चुके हैं, और सारा देश इस बात को देख भी रहा है। कोई भजन गायिका है, लोक गायिका है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोई कार्टूनिस्ट है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोई एकेडमिशियन है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोई सवाल पूछ ले, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो ये क्या चीज है? फिर ये कौन सी डेमोक्रेसी? तो कुल मिलाकर के स्थितियां राम प्रकाश जी चिंता की है, लेकिन जनता तमाशा देख रही है। मोदी जी तमाशा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तमाशेबाज राजा है, तमाशबीन जनता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बिल्कुल, ये बड़े बड़े अहम सवाल हैं, चूंकि अभी 1 महीना बीत चुका है, आतंकियों का पता नहीं है, उन आतंकियों की ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना किसी से कोई बातचीत हो रही है, ना कोई जिम्मेदार है उसका, केवल एक चूक कह दिया गया। और अब ये मामला जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा करके भारत की भद्द और पिटवाई जा रही है। जो मजबूती, जो सम्मान दुनिया में भारत ने हासिल किया था, उसकी भद्द पिटवाई जा रही है। शुद्ध राजनीतिकरण किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीयकरण करके। आप दुनिया के सामने रो करके क्या हासिल कर लेंगे? अगर आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखा करके और अपनी जमीन से लेकर के और अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला ले पाए, हिसाब ले पाए, काय के 56 इंची आप 5.6 इंच कहलाने के लायक भी शायद नहीं है आप। स्थिति वही है, दहाड़ चाहे जितना लीजिए, गरज चाहे जितना लीजिए, झूठ चाहे जितना बना लीजिए, नैरेटिव चाहे जो भी बिल्डअप कर लीजिए, तो बहाते रहिए अपने रगों में सिंदूर, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।